जनरल फैज़ हमीद पे उन्होंने केस किया है, कोर्ट मार्शल वगैरह, ये वो बड़ा शदीद किस्म का केस है। अथॉरिटेरियनिज्म है, फैशिज्म तो नहीं है। फैशिज्म तो बड़ी एक्सट्रीम चीज़ होती है। कभी देखें हिटलर ने क्या किया, क्या नहीं किया, मुसोलिनी ने क्या किया। पीटीआई के साथ भी तो वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने अपने गवर्नमेंट में किया था। फिक्र ना करें, जब ये आएंगे वो भी यही करेंगे, यही जो करेंगे उनके साथ हुआ है। मैं तमाम पॉलिसीज वो बनाऊंगा जो कि गरीबों के हक में हो। लीडर से ही सीखा है सबने, इनको तनकीद करने का ये निशाना है। तो नून लीग जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी 1990 की दिहाई में, मेरा ख्याल है कामयाब नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक जिस किस्म की स्कॉलरशिप पेश कर रहे थे, उससे बहुत ज्यादा एडवांस स्कॉलरशिप पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, अब गांधी साहब की जो स्कॉलरशिप है वो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप। सिर्फ क्लैशनिकोव का मामला नहीं था, उसमें मामला का और भी काफी चीजें थी, मगर ऑब्वियसली जिहाद उसका एक हिस्सा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खावर बुखारी। आप देख रहे हैं न्यू प्लस का पॉडकास्ट। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, इकॉनमी के स्पेशलिस्ट हैं, लाल बैंड के स्पोक्स पर्सन हैं, मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक टीचर हैं। मेरे साथ डॉक्टर तैमूर रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम नाउ फीलिंग लाइक अ सुपरमैन। मैं ये बता नहीं सकता कि मैं इसको कितना खुश हूँ। ये बताइएगा सर कि आपकी स्कूलिंग, आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर आप अमेरिका में कब गए, और अपनी लाइफ के बारे में बताइए। मैं एजिसन कॉलेज में पढ़ा, सीनियर कैम्ब्रिज, फिर हायर सीनियर कैम्ब्रिज किया, और फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रिनेल कॉलेज गया। वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डबल मेजर किया, फिलोसफी और म्यूज़िक में माइनर भी किया। फिर मैं वापस आ गया, मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, LSE में जी। फिर मैं मास्टर्स करने चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। फिर वापस आ गया, फिर लम्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 4 साल बाद मैं गया PhD करने SOAS, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का हिस्सा है। वो PhD ख़त्म हुई, फिर वापस आ गया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर टेन्योर ये वो। पाकिस्तान में टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा पे करते हैं? यस, एब्सोल्युटली, आई लव इट। लम्स में कैसा? लम्स भी बहुत पॉजिटिव, LSE भी बहुत पॉजिटिव, हमेशा टीचिंग एज अ होल बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। आई लव इट, आई एंजॉय। म्यूजिक का आपको शौक बचपन से ही था? टीनेज ईयर से आप कह सकते हैं, जब हाँ जी, टीनेज ईयर से शौक। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते थे? गिटार ही हमेशा मुझे आया था टीनेज ईयर से। वैसे शौक मुझे ये था कि कभी मैं सैक्सोफोन सीखूं, मगर वो कभी सीख नहीं सका। गिटार छोड़ने की वजह क्या हुई थी? एक ज़माने में छोड़ा था, फिर वापस फिर उठा लिया था। बस मैं जब मार्क्सिस्ट हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं गिटार का टूर नहीं बजाना, को मंजली बजाएंगे जो वर्किंग क्लास इंस्ट्रूमेंट हो। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के छोड़ दिया, 7 साल बल्कि छोड़ा, मगर फिर खुद ही उसने मुझे वापस बुला लिया। ओके। क्या वजह बनी थी कि आप वापस? एक्चुअली एक नया इंस्ट्रूमेंट, जो महारत मैंने गिटार में हासिल कर ली थी, वो एक नए इंस्ट्रूमेंट में हासिल करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि वो पहला इंस्ट्रूमेंट था, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, तो इस वजह से वो। अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट स्टेट में रहते हुए आप सोशलिस्ट कैसे बने? आप इस तरफ कैसे आए? वो इसीलिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आपको ये आज़ादी है कि आप जो है वो जो बेहतर समझें, जैसे बेहतर समझें उसको पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे कई प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे मार्क्सिज्म भी पढ़ाया। जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, मैं कहा यार ये तो कमाल चीज़ है, और इसलिए मैं मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स की स्टडी का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ के ऊपर? उसने आपको कैसे चेंज किया? ज़िंदगी सारी बदल दी। ज़िंदगी इस तरह जा रही थी, इस तरह जानी शुरू हो गई। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। देखिए ना, जब मार्क्स की थ्योरी को मैंने समझा तो सबसे पहली बात तो ये समझ आती है कि जो गरीब है उसका इस्तेसाल होता है, और जो अमीर है और उसकी जो दौलत है वो बुनियादी तौर पे गरीबों के इस्तेसाल पर कायम है। जब ये बात आपको समझ आ जाती है, और आपको ये भी समझ आ जाती है कि आपकी अपनी प्रिविलेजेस जो है, लिहाजा फिर एक इस्तेसाली निज़ाम पर मबनी है, तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस आ जाती हैं। या तो आप उसको कहेंगे नहीं इग्नोर कर दें उसको और अपनी ज़िंदगी जारी रखें, या फिर आप ये कहें कि नहीं, अगर ये निज़ाम एक इस्तेसाली निज़ाम है तो इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। तो मैंने ये इस रास्ते का इंतखाब किया। और लाल बैंड की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि लाल बैंड कैसे आपने सोचा? और लाल जो आपने ये साफ ही जाहिर कर दिया कि मेरे नज़रियात क्या हैं। तो लाल बैंड के बारे में तो लाल ऐसे बना था कि वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गिटार पे सुनाता रहता था, गीत वगैरह, ये वो क्लास में भी, तो और वैसे बजाता बुझता भी रहता था हॉबीइस्ट के तौर पे। मगर जब मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक उभरी
तो हमने 2007 के अंदर एक गाना रिकॉर्ड किया, बशीर, जो कि हबीब जालिब की नज़र, जी जी, मैंने उससे ये कहा, उसको यूट्यूब पे डाला, वो हिट हो गई। हाँ। उसके बाद एक टीवी चैनल वालों ने कहा कि भाई आप पूरी एक एल्बम क्यों नहीं हमारे साथ करते? हमने कहा पूरी एल्बम कर लेते हैं। उन्होंने कहा नाम क्या रखेंगे बैंड का? मैंने सोचा, मैंने कहा कोई ऐसा नाम होना चाहिए जैसे फौरी तौर पे जाहिर हो जाए कि हम क्या चाहते हैं। तो मैंने फिर नाम लाल बैंड आपने रखा, लाल। पाकिस्तान की इकॉनमी को आप कैसे देखते हैं कि अगर हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए तो अगर कम्युनिज्म आ जाए चंद साल के लिए तो क्या बेहतरी आ सकती है या सोशलिज्म आ जाए? सोशलिज्म आ जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक अगर एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो जो कि एक वर्किंग क्लास पार्टी उसको लीड करे, सबसे पहली बात तो ये कि मेहनत कश तबका इक़्तिदार हासिल करे। जब तक इक़्तिदार हासिल नहीं होगा तो कुछ भी बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इक़्तिदार हासिल करने के बाद अगर वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी कायम करे, एक सोशलिस्ट स्टेट जिस तरह वियतनाम के अंदर है, जिस तरह चाइना के अंदर है, यही मॉडल है उनका, तो आप देख सकते हैं वियतनाम और चाइना आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो इस तरह पाकिस्तान भी कर सकते हैं। तो हम क्यों IMF की तरफ जाते हैं? हमारा क्या IMF के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं? देखिए, ये बात तो इस तरह से है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले ही पाकिस्तान इंडिया की जो तबकाती ढांचा है वो तब्दील हो चुका था जब बरतानिया की यहाँ पे हुकूमत बनी, और यहाँ पे जो खाम माल वगैरह तैयार होता था वो वहाँ की मिलों में जाया करता था जहाँ से कपड़ा वगैरह, और उसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ और हमारे जैसे कई और मुल्कों की इकोनॉमीज़ जो हैं वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ जुड़ गई। एक दफ़ा वो जुड़ गई और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए, एक पूरा तबका ऐसा पैदा हो गया, एक हुक्मरान तबका ऐसा पैदा हुआ जिसके मुफादात यही हैं कि वो बैनुल-अक़वामी सरमायादारी निज़ाम के साथ जुड़ कर रहे। तो फिर तो ये इनेविटेबल बात थी कि अगर बैनुल-अक़वामी सरमायादाराना निज़ाम ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स के बाद, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, WTO वगैरह सेटअप करेगा कि हम उस फ्रेमवर्क के अंदर रहना पसंद करेंगे, ना कि ये कि हम उस फ्रेमवर्क से बाहर चले जाएं। हाँ, तो अब हम IMF के फ्रेमवर्क के अंदर हैं और जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने हमें ऑफ़र की है, जो वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं, वो आप सबके सामने है। अरे सर, बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे गवादर का हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास CPEC है, CPEC के होने के बावजूद हम लोग फ्लरिश नहीं कर पा रहे एज ए इकॉनमी। कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो क्यों नहीं कर रही? मगर एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आप इस बात को बड़ा बआसानी समझ सकते हैं कि जो भी उन्होंने इकोनॉमिक नुकसान वगैरह पहुंचाया है वो बड़ा माइनर है कंपेयर टू जो बड़ा नुकसान हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जिसमें मैंने निशानदेही, सबसे बड़ा मसला तो IPPs वाला है कि जहाँ जिस मुल्क में बिजली इतनी महंगी होगी वहाँ पे तो सनत कैसे चल सकती? बिल्कुल। अभी आज आपके अखबार में लिखा हुआ था कि सनतकार सारे ये कह रहे हैं कि जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट किए हैं, 5 और टर्मिनेट करें ताकि हमारे लिए कोई सस्ती बिजली का मामला हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर सब एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपका तालीमी निज़ाम बहुत बुरा है। मैं उस पर भी आऊँगा। स्किल्ड लेबर ही नहीं प्रोड्यूस करते। स्किल्ड लेबर बिल्कुल नहीं करते हम। तो सर, ये अपोजिशन इमरान खान की, जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, अपोजिशन उनकी कहते थे लाडला है जी, लाडला। तो एकदम से गुड बुक से वो बैड बुक्स में कैसे चला गया इमरान खान? ये इमरान खान की जो गवर्नमेंट जाने का था ताल्लुक, इसका क्या वजह क्या बनी थी? मेरी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फौज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेड लाइन है ना, वो ये है कि जो उनकी इंटरनल मामला है ना, फौज के अंदरूनी मामला है, उनके प्रमोशंस के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह, ये सारा सिलसिला जो है ना, इसमें वो कभी नहीं बर्दाश्त करते कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट इसमें किसी हवाले से भी इंटरवीन करे या इन्फ्लुएंस करे। तो आप देखें, आप जनरल फैज़ हमीद पे उन्होंने केस किया और बड़ा वो कोर्ट मार्शल वगैरह, ये वो बड़ा शदीद किस्म का केस है। तो ये एक्चुअल मेन बोन ऑफ कंटेंशन, बाकी सारी चीज़ें रिजॉल्वेबल थी मेरे हिसाब, मगर ये एक ऐसा मामला बन गया था जिसपे मेरे हिसाब में फ़ौज जो है वो ये समझती थी कि खान साहब अगर अपनी मनूवरिंग में कामयाब हो गए और वो अपने पसंदीदा लोगों को फ़ौज में लाने में कामयाब हो गए, तो इसका मतलब है कि फ़ौज जो है मुकम्मल तौर पे हाईजैक हो जाएगी। तो ये सर, PTI के जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी पाकिस्तान में फस्तायत है, फाशिज्म है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सब फस्तायत है, अथॉरिटेरियनिज्म है? फैशिज्म तो नहीं है। फैशिज्म तो बड़ी एक्सट्रीम चीज़ होती है। कभी देखिए हिटलर ने क्या किया, क्या नहीं किया, मुसोलिनी ने क्या किया।
तो फैशिज्म तो बड़ी एक्सट्रीम चीज़ होती है, फैशिज्म नहीं मगर अथॉरिटेरियनिज्म है, एब्सोल्युटली, ये सच है बात। पीटीआई के साथ भी तो वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने अपने गवर्नमेंट में किया था। ऐसा ही है, फिक्र ना करें, जब ये आएंगे वो भी यही करेंगे, यही करेंगे उनके साथ हुआ है। ये तो साइकिल है, आपने खुद देखा होगा कि ये म्यूजिकल चेयर्स का साइकिल है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बात की थी कि जो हमारी रूलिंग क्लास है ना वो पोलराइज्ड है और उनमें इख्तलाफ पाया जाता है शदीद। ब्रिटिश रूलिंग क्लास में इतना शदीद इख्तलाफ नहीं है, नहीं। अमेरिकन रूलिंग क्लास में इतना शदीद इख्तलाफ नहीं है। अगर ट्रंप और कामला हैरिस लड़ेंगे, वो लड़ेंगे इलेक्शन तक, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हवाले से रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी पार्टी कोऑपरेट भी करेंगे। मगर हमारे यहाँ ये नहीं है मामला। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम इलेक्शन में लड़ेंगे, इलेक्शन में जीते या हारे जो भी होगा, एक दूसरे के साथ उसके बाद रिजल्ट के बाद कोऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये हमारी तारीख में। अगर आप लेफ्ट के लोगों को कभी मौका मिले पाकिस्तान पे हुकूमत करने का, तो आपका क्या क्राइटेरिया होगा? आप कैसे अपने गवर्नमेंट को लेके चलेंगे? मैं तमाम पॉलिसीज वो बनाऊंगा जो कि गरीबों के हक में हो, सीधी सी बात है। तमाम पॉलिसीज वो होंगी कि जो कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिनको मौका नहीं दिया गया, उनको मौका दिया जाए, वो आगे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। अच्छा सर, एक और सवाल ऐड कर लेता हूँ इसमें कि पाकिस्तान रिपब्लिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, दावा है उसका, दावा है पाकिस्तान। एलेबोरेट करते हैं अपनी दावा है पाकिस्तान के अगर कि हम एक रिपब्लिक हैं, मगर ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर बहुत लंबी पीरियड रही है मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की। अयूब दौर, याया दौर, ज़िया दौर, मुशर्रफ दौर, ठीक है जी। और जब मिलिट्री इक़्तिदार में डायरेक्टली नहीं रही तो मिलिट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है, जिसको हम हाइब्रिड रजीम कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो मौजूद हैं, हर चीज़ पे उनको कंसल्ट किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी में अहम किरदार है, कश्मीर पॉलिसी में अहम किरदार है, इकोनॉमिक पॉलिसी में अहम किरदार है। SIFC आपके सामने है। ये मैं कोई कंस्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, ये ऑन द टेबल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि बहुत सारे अहम फैसलों के अंदर मिलिट्री को पार्टनर बना के ही हम चलते हैं, ठीक है। मैं कोई हिडन इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा, आपके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है आपकी इकोनॉमी का वो आप देख सकते हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं होता, जो दावा करते हैं कि हम रिपब्लिक्स हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उसमें ऐसे तो नहीं होता। उसमें मिलिट्री सिर्फ मिलिट्री होती है और पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करती है, दैट्स इट। काबीना के अंदर, SIFC के अंदर, SIFC जैसे कोई इदारे नहीं होते, यू नो, यूरोपियन डेमोक्रेसीज के अंदर, अमेरिका के अंदर SIFC जैसे इदारे नहीं होते, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फौज का बंदा बैठे वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं होता। या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यू नो इस ऐसे मामलात पे डिस्कशन करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी किसी कंट्री की, वो ऑब्वियसली फौज के हेड से डिस्कस करेगी, बातचीत करेगी, मगर फैसला टोटली इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि भाई हमने फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज वगैरह करना है, वो 2 सेकंड में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए, मगर हम नहीं कर सकते। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप करेंगे तो फिर जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। सर, उसकी वजह ये भी है ना कि पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई की जो वर्कर्स हैं, बहुत बिलो द बेल्ट तनकीद करते हैं, और तो बहुत ज्यादा वो सबके साथ ही ऐसे करते हैं। तो क्या लीडर की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो बताए? लीडर खुद बिलो द बेल्ट करता रहता है, मगर लीडर से ही सीखा है सबने कि इनको तनकीद करने का ये निशाना है। तो लीडर अगर एक तरह से बात करेगा और कहे किसी को ज़ातियात पे उतर आएगा, तो फिर उसके कारकुन भी यही कुछ करें। और ये तो देखिए मेरे दोस्त, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है। ये ना समझें कि ये अब सिर्फ PTI ने मुतारफ कराई ये चीज़। नून लीग जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी 1990 की दिहाई में, आपने कभी देखा? हॉरिबल किस तरह वो बेनज़ीर के बारे में क्या बातें करते थे, और बड़े बड़े जलसों में, इट वाज जस्ट मतलब है कि उल्टी आती है वो सुनते हुए। तो ये सब कुछ पहले हो चुका है। और भी आप देखें, माजी में चले जाएं तो फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो इल्जाम वगैरह लगे, माय ब्रदर, उनकी बुक बैन कर दी गई और उनको गद्दारी का मुकदमा तो नहीं, खैर मगर उनको गद्दार कहा गया। तो हालांकि पाकिस्तान को बनाने वालों में हैं वो लोग, बट दैट इज द रियलिटी। सर, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान में, ये आग भड़केगी तो गवादर तक भी पहुंचेगी और इसके शोले पाकिस्तान तक भी आएंगे। आप क्या देखते हैं कि इकॉनमी में इसका क्या असर पड़ेगा? और अभी रिसेंट डेवलपमेंट है कि ईरान ने ये ख्वाहिश जाहिर की है, ऐसी खबरें हैं
पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने की, JF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में हिस्सा लेगा, और अगर हिस्सा लेगा तो उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ख़तरात क्या हैं, और पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो किसी जंग में हिस्सा ले? देखिए जी, मकरूज लोग किसी जंग में हिस्सा कोई नहीं ले सकते, और लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत अगर चाहे भी कि वो ईरान की मदद करना चाहे भी, इसराइल की मदद तो नहीं हम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर इसराइल की मदद की तो फिर तो मैं तो नहीं बख्शूंगा ठीक है ना, कोई भी नहीं बख्शेगा। तो अगर तो रह तो यही सवाल गया कि ईरान की मदद करनी है नहीं करनी, तो इतने जो मुल्क इतना मकरूज हो उसने क्या मदद करनी, क्या मदद करनी, वो मदद करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो मदद करेगा तो पीछे से टूटी बंद हो जाएगी, जब एड की टूटी और लोन्स की टूटी बंद हो जाएगी तो मुल्क के अंदर चीखें भड़कने लगेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों तो वी आर नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं वो किसी की इस पोजीशन में होते हैं किसी की मदद करें, हम तो इस पोजीशन में है ही नहीं। तो लिहाजा मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि जो हुकूमत है वो किसी भी एतबार से ईरान की इसमें की इमदाद करेगी, नहीं करेगी, खामोशी भी, बल्कि कोशिश उनकी यही होगी कि हम खामोशी इख्तियार करें। बल्कि हो सकता है कि अमेरिका के जरिए प्रेशर हो पाकिस्तान पे कि आप किसी ना किसी एतबार से बहरहाल ईरान के खिलाफ भी अपना हिस्सा और अपना जोर डालें, जबकि इस पे पाकिस्तान रेजिस्ट करेगा, हुकूमत भी रेजिस्ट करेगी। मगर हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से जो खुफिया चीज़ें हैं उन हवालों से वो प्रेशर डालें कि आप हमारी मदद करें। हमें कतई तौर पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त जंग इजराइल कर रहा है, जो उन्होंने गाज़ा पे की, फिर उसके बाद लेबनान पे की, अब वो ईरान पे करने जा रहा है, ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए डेवेस्टेटिंग वॉर है। और इससे खित्ते में तबाही, बर्बादी, जंग व जदल, खून रेजी वगैरह सब देखा है आपने, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो लिहाजा हमें तो अमन की ही ख्वाहिश करनी चाहिए, और वर्ल्ड कम्युनिटी में भी यही कहना चाहिए कि हम तो अमन के खैर, और हमें प्रेशर उलट डालना चाहिए अमेरिका और फ्रांस पे और इंग्लैंड पे कि आप लोग बंद क्यों नहीं कर रहे ये जंग बंद, आप इसराइल को रोके, वो क्यों लेबनान में जा रहा है, वो क्यों ये जंग जो है छेड़ी जा रहा है बार बार, उनको रोके। साल हो गया वहां पे बमबारी कर साल हो गया। इसराइल का अपना दावा है कि 1200 बंदा हमास ने मारा या पकड़ा वगैरह, जो कैजुअलिटीज है टोटल। और गाजा में कितनी कैजुअलिटीज है? 43,000। तो इतनी अब्सर्डिटी जहाँ हो गई है वहाँ पे हुकूमत को उलट कहना चाहिए कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बजाय इसके कि हम मिन करें, और हमें तो उलट कहना चाहिए। और कहा भी है, जो यूनाइटेड नेशंस में हमारे हैं एम्बेसडर ने कहा भी है, हमें उलट प्रेशर डालना चाहिए जनरल असेंबली के जरिए कि दिस इज क्रिमिनल वॉर, इट शुड एंड। पाकिस्तान के राइट विंग की तरफ से जिहाद के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, और काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं जिहाद के लिए। लेफ्ट विंग की तरफ से ये पर्सपेक्टिव है कि हमें अमन की तरफ जाना चाहिए। नहीं, ये पर्सपेक्टिव नहीं है। हम भी समझते हैं कि जो वॉर्स ऑफ लिबरेशन है वो पॉजिटिव। वॉर्स ऑफ लिबरेशन से मतलब ये है कि अगर कोई कौम, कोई लोग जो है अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। हाँ जी। जहाँ तक ये जिहाद वाला एजेंडा का ताल्लुक है, हमने ये देखा है कि जो रिलीजियस पार्टीज इसको जिस डायरेक्शन में लेके जाती हैं वो अक्सर और बेशर इंतहा पसंदी की डायरेक्शन में चला जाता है, और गया है। अफगानिस्तान में जिहाद जो हुआ हमारे सामने, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? हमारे अपने खिलाफ ही जिहाद हो रहा है इतनी देर से, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने। तो हम ये समझते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी की तरफ ले जाने वाला जो एलिमेंट है, बल्कि हम तो जिस तरह इस पर कई बातें की जा सकती हैं और बहुत सारे लोगों ने बातें की भी हैं, मगर बहरहाल इस वजह से हम जो है ना वो राइट विंग का जो एजेंडा है उसको नहीं सपोर्ट करते। हाँ, अमन का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो इस फ्रेमवर्क के अंदर है कि इजराइल को रोकें, ये फ्रेमवर्क है। बट जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जितनी भी वॉर्स ऑफ लिबरेशन होती हैं, यानी कि वो जंगें जहाँ जो कि लोगों की आज़ादी के लिए जंगें हैं, उनको हमने हमेशा सपोर्ट किया। हमने हमेशा PLO को सपोर्ट किया। लेफ्ट ने PLO को सपोर्ट, लेफ्ट तो PLO का हिस्सा रहा है। हमने अराफात और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रगल थी लिबरेशन के लिए, लेफ्ट ने क्या उसको सपोर्ट नहीं किया? सारे हथियार तो उसको सोवियत यूनियन ने दिए। क्या हमने वियतनाम को सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल हमने सपोर्ट किया। तो तमाम वॉर्स ऑफ लिबरेशन को हम सपोर्ट करते हैं, मगर ये जो रिलीजियस राइट जो जो स्ट्रगल कर रहा है, वो हम समझते हैं कि वो एक और डायरेक्शन में चली जाती है, और सोसाइटी को एक्चुअली वो एक ऐसी सोसाइटी की तरफ ले जाना चाहते हैं जिस तरह के जाकिर नाइक साहब बड़े पसंद करेंगे, जिस तरह के इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनी है उस किस्म की सोसाइटी
वो बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस किस्म की सोसाइटी के नतीजे में पाकिस्तान पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, बल्कि हम और ज़्यादा, अगर हम अफगानिस्तान जैसी सोसाइटी बनाते हैं बिलफर्ज, तो फ्रेंकली अफगानिस्तान तो अब डार्क एजेस में चला गया। Nobody should fool themselves. वो स्टोन एज तो नहीं, मगर कम से कम वो डार्क एजेस में चला गया। वो तो अब पता नहीं 50 या 100 साल लग जाए शायद उस डार्क एजेस से उसको बाहर आते हुए। इतनी बुरी तरह से वो डेविस्टेट भी हो गया और पीछे भी चला। तो और वो गया है पीछे अगर तो जिहाद के नाम पे गया। तो अगर ये जिहाद जो है, ये जिहादी कुव्वतें जिनको, जो जिहाद बड़ी अच्छी चीज़ है, जिहाद भी अपने ज़माने में वॉर ऑफ लिबरेशन बिल्कुल इन द टाइम द प्रॉफिट। सो ये मगर जो मौजूदा सियासी कुव्वतें हैं, ये जिस किस्म का समाज बनाना चाहती हैं, पाकिस्तान को जिस किस्म की सोसाइटी बनाना चाहती हैं, अगर तो उनके जहन में वही मॉडल है जो तालिबान वाला है, जो अफगानिस्तान वाला है, तो उससे ना सिर्फ सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, जो मुसलमान जो पीछे रह गए वेस्ट के मुकाबले में, इस किस्म की सोसाइटी बनाने के नतीजे में हम और पीछे रह जाएंगे, और ज़्यादा मकरूज हो जाएंगे, और ज़्यादा हम जो है उनके मातहत हो जाएंगे। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ठीक कहा था उस वक्त जब उन्होंने जायज़ा लिया, हम उनको कहते हैं कि वो बानिए पाकिस्तान में से शामिल है, तो उन्होंने ठीक उस वक्त कहा था कि अगर हमने जदीद नॉलेज नहीं हासिल किया, हमने अपने सकाफ़त को जो कि एक जागीरदाराना निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है उसको तब्दील नहीं किया, तो और अगर हमने जदीद अलूम हासिल नहीं किए, वो तो ये भी कहते थे अंग्रेज़ी भी सीखो ताकि जदीद अलूम हासिल हो। तो अगर हम इस जदीदियत के प्रोजेक्ट से पीछे उस तरह जाना शुरू हो गए ना, कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट की तरफ, तो फिर अफगानिस्तान बन जाएंगे आप, और तबाही होगी और कोई डेवलपमेंट नहीं होगी यहाँ। सर आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो ये पाकिस्तान का दौरा था ये कामयाब रहा है, और इस दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ होगा? मेरा ख्याल है कामयाब नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो जिस किस्म की स्कॉलरशिप पेश कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस स्कॉलरशिप पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर जो इन मौज़ूआत पे ऑलरेडी डिस्कशंस डिबेट्स होती आई हैं पिछले कई सालों में, दिहाइयों में, वो जाकिर नाइक साहब की डिस्कशन से काफ़ी आगे हैं, अपने रेफरेंसेस के हवाले से, उनकी डिटेल्स के हवाले से, सोफिस्टिकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के हवाले से। तो जब हमारे जैसे लोग सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर आर्ग्यूमेंट्स हम आप जैसे लोगों के चैनल्स पर सुन चुके हैं, और मतलब उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। देखिए, अब गांधी साहब की जो स्कॉलरशिप है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, और आप कंपेयर कर लें, देख लें, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देख लें और गांधी साहब के जवाब देख लें। गांधी साहब भी तो आफ्टर ऑल अवाम के कई सवाल के जवाब देते हैं, और वो मंतकी होते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं आपको, मगर जो जाकिर साहब ने जवाब दिए हैं वो कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। उसकी जो स्कॉलरशिप की डेप्थ होती है वो नज़र आ जाती है ना हर बंदे को। अगर मैंने एक मौजू पे नहीं पढ़ा हुआ और आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं इधर उधर शायद कर दूं बात, मगर अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं रेफरेंसेस के साथ बात कर सकता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ इस पे ये लिखा है, इस पे ये लिखा है, ये इंटरप्रिटेशन है, इसकी उलट इंटरप्रिटेशन ये है, मगर मेरा इसमें ये ख्याल है, इस तरह करके दुरुस्त बात है। आप एक पूरा उसमें फ्रेमवर्क पेश कर सकते हैं, तो वो नहीं नजर आया। पाकिस्तान से इतना गुस्से में क्यों थे वो, और इतने ज्यादा उनको जब भी कोई सवाल किया जाता था, एक पश्तून खातून ने उनसे पेडोफिलिया पे सवाल किया तो वो उस पर भी गुस्सा हो गए। अभी रिसेंटली भी वो गुस्से में थे काफी पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि जो हमारा इमेज जाता है ना पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में, खासतौर पे इंडिया में, मैंने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया है, मैं जानता हूँ कि इंडियंस कैसे देखते हैं पाकिस्तान को, और अगर आप अमेरिका वगैरह यूरोप वगैरह जाएँ तो वो कैसे देखते हैं हमें। तो एक्चुअली लोगों का अक्सर ख्याल ये होता है कि पाकिस्तान इंतहाई कोई कंजर्वेटिव सोसाइटी है, सऊदी अरेबिया जैसी सोसाइटी। हाँ, इंडिया में जब मैं गया मिसाल तौर पे, तो इंडिया में अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई यहाँ तो सऊदी अरेबिया। हाँ, तो जब वो यहाँ आते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं, वो शॉक में उनको कल्चरल शॉक होता है। इवन जब इंग्लैंड वगैरह से जो वहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपैट कम्युनिटी में लोग रहते हैं, वो जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि ये तो टीवी ड्रामे भी हो रहे हैं, या तो मौसीकी भी हो रही है, यहाँ पे खवातीन ऐसे सवाल भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी, वो उनको एक बड़ा सीवियर किस्म का शौक होता है। मुझे लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शौक लगा है, क्योंकि इंडिया के अंदर वो यूज टू इन चीज़ों के, वो फीमेल कंपेयर्स भी होती हैं, वो भी होते हैं। मेरा ख्याल है जब वो पाकिस्तान आए थे
तो उनके जहन में ये बात थी जैसे वो अफगानिस्तान किसी तालिबान की गवर्नमेंट में आए हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, पाकिस्तान डिफरेंट सोसाइटी है, या वो सऊदी अरेबिया है। मुझे लगता है उनके जहन में ये कुछ बातें थी। तो वो, और दूसरा ये नजर आया कि शायद उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि वो एक स्टेट गेस्ट हैं, तो उनको शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि आई डोंट नो क्या एक्सपेक्टेशन थी, मगर वो कहते हैं मैं 1000 किलो वजन लेके आया, तो मुझे ये नहीं समझ आता 1000 किलो वजन तो एक ट्रक होता है तो पता नहीं, तो उसमें अगर किसी ने मांग भी लिया आपसे कि जी अच्छा इतनी रकम अदा कर ले, तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो वो रकम अदा कर सकते हैं। तो 9 करोड़ का इक्विपमेंट है उनका, वो खुद कहते हैं उनका 9 करोड़ का इतना तो शायद आपका भी ना हो। वैसे इतना महंगा इक्विपमेंट का कोई फायदा तो है नहीं आजकल। सो आई डोंट नो व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि यू नो it was a strange thing। हाँ, strange because देखिए कई अहादीस मौजूद हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब किसी से तिजारत किया करते थे, अगर वो बंदा जो है वो कम रेट बता दे जो उसका रेट बनता नहीं था, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद कहते थे नहीं इसका दाम ये नहीं है, आप तुम कम ले रहे हो मेरे से, इसका दाम ये ज्यादा लेने चाहिए। इतनी उनके अंदर ईमानदारी की इंतहा। तो जाकिर नाइक साहब को वैसे कह देना चाहिए था कि आपने इतना छोड़ दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हाँ ये ले, ये पे करने आ, इसमें क्या बड़ी स्टेट गेस्ट से पैसे मांगना ठीक है। अगर स्टेट का मेहमान, मेरे घर कोई मेहमान आएगा तो मैं उससे ये तो नहीं कहूंगा कि आप जूते बाहर साफ करके आए या आप सामान ना लेके आए। नहीं ठीक है, मगर पीआईए का देखिए एयरलाइंस का और मामला होता है। एयरलाइंस का मामला ये भी होता है कि लगेज जो है उसने एक लिमिट के अंदर रहना होता है, और अगर वो लिमिट से बाहर जाता है तो एयरप्लेन की फ्लाइट पे भी असरअंदाज होता है। तो उनके लिए सेफ्टी का भी इशू होता है, कई और इश्यूज होते हैं, इसलिए वो उनका एक मैकेनिज्म होता है इन प्लेस। अब अगर फर्ज करें डॉक्टर जाकिर नाइक को जर्मनी में दावत दी जाती और वो लुफ्तांजा से ट्रैवल कर रहे होते, आपका क्या ख्याल है? लुफ्तांजा ने ये कहना था कि मैं उनके सीईओ को फोन करते वो कि जी मेरा लगेज माफ करें। अव्वल तो लुफ्तांजा के सीईओ ने कभी फोन ही नहीं उठाना था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस लेवल पे किसी से बातचीत। ये भी हमारी एक कर्टिसी है। हाँ एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने फोन उठा भी लिया होता तो उन्होंने कहना था सॉरी सर दिस इज द लॉ। वहां पे कानून की पासदारी आपको पता है इतनी सख्त है कि आप स्टेट गेस्ट हो, आप जो मर्जी हो, अगर आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस करेंगे वो आपका चालान कर देंगे। आप स्टेट गेस्ट भी होंगे, आपका चालान हो जाएगा। द लॉ इज द लॉ, द रूल ऑफ लॉ यही होता है। तो और जो सोसाइटीज रूल ऑफ लॉ को ओबे करती हैं और जो लोग रूल ऑफ लॉ को ओबे करते हैं वो यही करते हैं। वो कहते हैं मैं स्टेट गेस्ट हूं, मैं लाइन में खड़ा होऊंगा, डजंट मैटर, जहां बाकी लाइन में खड़े मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा भाई, दैट्स ओनली फेयर। तो ये तो नहीं कि अब मैं दूसरों के ऊपर सवारी करके जाऊं या ऐसी कोई बात। तो इट वाज नॉट अ बिग डील। आई डोंट थिंक कि उनको उसको इतना इशू बनाना चाहिए। नहीं इशू, आपसे किसी ने मांग भी नहीं है तो आप खुशी खुशी दे दें भाई, मेरा मुसलमान दोस्त मुल्क है, ठीक है, उनको मैं ये कंट्रीब्यूशन कर। सर डॉक्टर साहब ने एक और भी बात की कि खातून फीमेल्स को मीडिया पे काम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई खातून अपनी मर्जी से काम कर रही है उससे चॉइस होनी चाहिए, हक होना चाहिए उसको चूज करने का। और अगर कोई खातून पर्दे में सर पर दुपट्टा लेके अगर काम कर रही है मीडिया में तो क्या बुराई है इसमें? इसमें कितने बिल्कुल कोई बुराई नहीं, इसमें रिजिड नहीं होना चाहिए। हमें भी वो जिस तरह अफगानिस्तान वाले लोग कर रहे हैं कि वो तो बच्चियों को स्कूल में ही नहीं जाने दे रहे, ना उनको मुलाजमतें लेने दे रहे हैं, तो ये तो एक जदीद इकोनॉमी में, एक जदीद माशरे में तो ऐसे नहीं चल सकता। और वैसे आपको सच्ची बात कहूँ कि ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि ख़वातीन जो हैं वो काम नहीं कर सकती। और अगर आप इस चीज़ को इस हवाले से इस्तेमाल करें कि उनकी मुलाजमतें ही रोक दें, ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल कहीं पे भी कोई इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हज़रत उमर फारूक के पीरियड के अंदर एक खातून मार्केट्स की इंचार्ज थी। वो इंश्योर करती थी, वो खातून इंश्योर करती थी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आ रही हैं वो टाइम पे आ रही हैं, टाइम पे जा रही हैं, उनके दाम ठीक लगे हुए, उनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है अगर वो मार्केट में जा रही थी, सारी कमोडिटीज चेक कर रही हैं, सारे ट्रेडर्स को चेक कर रही हैं, मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो वो एक पब्लिक फिगर है। और हमें पढ़ाया भी ये जाता है कि हज़रत खदीजा जो है वो एक वर्किंग वुमेन थी और काम करती थी। और नुसैबा बिन काब का आपने सुना होगा, उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी जंगे ओहद के अंदर बचाई। आपको पता है इस वाक़ये का? हदीस मौजूद है। उन्होंने खुद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा है कि जब मैं दाएं देखता था मुझे नुसैबा नजर आती थी, जब मैं बाएं देखता था मुझे वो नजर आती थी, और उसने मेरी जान बचाई। ये वाकया हदीस में बयान है, ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है।
तो कैसे आप कह सकते हैं? शी वाज अ वॉरियर, और एक वॉरियर थोड़ी नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में कई वॉरियर्स, नर्सेस, जंग मैदान के अंदर नहीं उतरी औरतें वहां पे जंगे बदर में, एब्सोल्युटली उतरी। ओहद में नहीं उतरी, एब्सोल्युटली उतरी। उन्होंने मर्दों का ख्याल रखा, उन्होंने मरहम पट्टी की, उनको पानी पिलाया, उनको उनका ख्याल, और कुछ औरतों ने तलवार उठा के जंग लड़ी। ये फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है जनाब। तो ऐसे नहीं है जैसे वो बयान। अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशनशिप थे वो अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ये क्या वजह बनी थी कि इसके बावजूद हम इस मदार पे खड़े हैं कि हम कहीं पे फॉलो नहीं करते, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं? नहीं, तो अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होने का ये मतलब तो नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाए। उन्होंने तो ताल्लुकात इस मकसद के लिए बनाए थे सबसे पहले कि हम उनकी मदद करें कि सोशलिज्म डिफीट हो, सोवियत यूनियन के खिलाफ वो पैक्ट था। दूसरा वो पैक्ट जो था वो वियतनाम और चाइना के खिलाफ भी था। एक का नाम सेंटो था, एक का नाम सीटो था। और पैक्ट जो है वो इजिप्ट और पैन अरब नेशनलिज्म के खिलाफ भी था, वो भी एक सोशलिस्ट तहरीक थी। तो इन पैक्ट्स का हम हिस्सा बन गए। 55 की बात है जी। तो ये कोल्ड वॉर पैक्ट से, मगर उन पैक्ट्स का ये मकसद तो नहीं था कि हम वो पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना देंगे। उन्होंने फिर एक ग्रीन रेवोल्यूशन का पैकेज भी हमारे अंदर मुतारफ करवाया, जिससे हमने तरक्की की। अयूब खान के पीरियड में कहते हैं ना बड़ी तरक्की हुई। हाँ, सब कहते हैं। तो वो उसमें हमें अमेरिकन असिस्टेंस भी मिली, एड भी मिली, हमें टेक्नोलॉजी पैकेज भी मिला, ये सब चीज़ें मिली हमें। तो हमने तरक्की भी की। मुशर्रफ दौर में भर भर के डॉलर हमें मिले, वो भी आए, ज़िया दौर में भी आए। बल्कि तीनों जो ये अदवार थे आमरीयत के, इनमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था जो कि अमेरिका चाहता था कि पूरा हो, और वो हमने पूरा किया। और उसके मद में हमें इमदाद वगैरह भी मिली। और यही वजह है कि इन 3 पीरियड्स में ही ग्रोथ हुई। और जब उनको जरूरत नहीं थी किसी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की, वो पीछे हट जाते थे, फिर जमहूरियत आ जाती। फिर लोग कहते थे जमहूरियत में तो ग्रोथ ही कोई नहीं होती। हालांकि ये फैक्टर नहीं है, असल फैक्टर ये है कि अमेरिकन एड जो आ रही थी उससे ग्रोथ हो रही। मगर वो ग्रोथ इतनी ज्यादा तो नहीं होगी ना कि शेर जो है वो बिल्ली को ये तो नहीं सिखाएगा कि बिल्ली भी शेर बन जाए, वरना फिर उसी को म्याऊं करेगी। तो इतनी कोई आपको डेवलपमेंट करके देंगे जितनी उनके लिए बेनिफिशियल है। पाकिस्तान में सर आप क्या देखते हैं कि लेफ्ट विंग जो है वो क्यों नहीं जोर पकड़ पाता, और लेफ्ट के लोगों को इतना ज़्यादा क्यों प्रोटेस्ट में भी उनको मारा भी जाता है, उनको जेलों में भी डाल दिया जाता है? फैज साहब से अगर शुरू करें, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, और थोड़ा सा रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में भी बताइएगा, क्या वजह है लेफ्ट विंग के साथ इस तरह की? देखिए जी, लेफ्ट के आइडियाज़ तो 1970s के अंदर पाकिस्तान के अंदर टोटली डोमिनेट कर गए थे। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े सियासतदान सारे कहते थे हम सोशलिस्ट हैं। शेख मुजीबुर रहमान भी कहते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते थे, नेशनल अवामी पार्टी वाले भी कहते थे। फिर 1988 के अंदर जब ज़िया पीरियड हुआ तो इस्लाम और सोशलिज्म को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया, और लोगों से कहा कि या तो आप सोशलिस्ट हो या आप इस्लाम को कबूल करें। अब लोगों ने कहा मजहब तो अपना छोड़ना नहीं चाहते। सोशलिज्म भी थोड़ा सा बता दें। सोशलिज्म भी तो इस्लाम का ही थोड़ा सा मतलब जी। सोशलिज्म का मतलब ये है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, फैक्ट्रियां हो, ज़मीनें हो, ये चीज़ें जो हैं ये मेहनत कशों के अपने कंट्रोल में, सीधी सी बात है, इज्तिमाई कंट्रोल में। यानी कि ज़मीनें जो हैं वो किसानों के कंट्रोल में होंगी, जेड़ा भावे वही खावे, और फैक्ट्रियां जो है मजदूरों के कंट्रोल में होंगी। ये है सोशलिज्म। मजदूर किसान पार्टी के इलेक्शन से बाइकआउट करने की वजह क्या थी? हमने बाइकआउट नहीं किया, हमने तो हिस्सा लिया, और हमने एक सीट भी निकाली वहाँ पे, मेयर की सीट तंगी की। तो क्यों नहीं अपनी कैंपेन्स इतनी ज़्यादा क्यों नहीं करते जैसे बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं? पैसे बहुत लगते हैं। सीधी बात है, सच्ची बात है। वो तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो करोड़ों रुपया जो उन्होंने टैक्स डिफॉल्ट और लोन डिफॉल्ट करके और अब तरीके से कमाया होता है, फिर वो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो हम इतने अमीर थोड़ी, मैं तो प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, तो इस लेवल पे आके खर्चा नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, यही इशू है। सर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ ही आज़ाद हुए। इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पे हैं, क्या वजह है इसकी सर? कई वजूहात हैं। हमने जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाया वो दुरुस्त नहीं था। वो बहुत एलिट सेंट्रिक किस्म का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, जिससे कि पब्लिक को हमने जो पूरा एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है उसका हिस्सा नहीं बनाया। सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशन हमारी बहुत पुअर है। इंडिया के मुकाबले में आप देख लें या बांग्लादेश के मुकाबले में आप देख लें, इंडिया के अंदर जो पब्लिक एजुकेशन है ना वो बहुत हाई लेवल की है। इनफैक्ट आपको दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूल में नहीं लोग जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जिनको समझा जाता है कि ये फेल हो रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे नहीं जाते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे जाते हैं जो कि मेरिट पे नहीं पहुँच सकते। जी हाँ, वहाँ पे जो टॉप स्कूल्स हैं, सेंट जेवियर वगैरह टाइप स्कूल्स हैं,
या जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह जितनी भी होंगी, वो सब गवर्नमेंट ओन्ड है। तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट का अपना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, वो सुपर्ब है। ये जो आईआईटी का आपने सुना है, जिससे इतने सारे लोग पैदा हुए हैं, जो कंप्यूटर, आईआईटी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थोड़ी है, गवर्नमेंट का, वो तो नेहरू ने स्टार्ट किया। सो उनका जो पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है, जिससे उनके पास एक बहुत बड़ी पूल ऑफ स्किल्ड लेबर है। अब वो जो पूल ऑफ स्किल्ड लेबर है, उसको फायदा उठाने के लिए फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है और बढ़ाधड़ आती है, उससे उन्होंने ग्रो किया। सर पाकिस्तान में जैसे कि देखा जाए, पार्क्स में लोग वॉक तो करने जाते नहीं, एक्सरसाइज तो करने जाते नहीं, ओपन स्कूल्स ही हो जाएं बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ या ओपन स्कूल्स ही हो जाएं, जिसमें आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के हिस्सा लें। मुख्तलिफ गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये काम होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट ने किया है, देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की, फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इस तरह के इनिशिएटिव्स वगैरह उन्होंने लिए हैं, मगर वो मुअस्सर नहीं है नंबर एक, और वो बड़े पैमाने पर नहीं है नंबर दो। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि जो ओपन एजुकेशन सिस्टम होता है, वो कभी भी स्कूलिंग सिस्टम को सब्स्टिट्यूट पूरी तरह नहीं कर सकता, सप्लीमेंट कर सकता। 25 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है, और जो स्कूल के अंदर है वो क्या पढ़ रहा है, वो आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड पे उनको ये सवाल मैं आपसे करूंगा। जी बिल्कुल, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे, जो नौजवान पीएचडी करते हैं, वो बाहर की यूनिवर्सिटीज का जो बैचलर्स का लेवल है, वो हमारी पीएचडी का लेवल है। माजरत से कह रहा हूँ, बट इट्स द ट्रूथ, ठीक है, कि वो अभी उस एजुकेशन के हवाले से भी उस लेवल पे नहीं पहुँचते। फिर हमारे स्टूडेंट्स का भी यही हाल है कि वो समझते हैं भाई डिग्री लेनी जल्दी से जल्दी, कम से कम काम करो, डिग्री लो। हाँ, और उसमें भी उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि सीखना नहीं है, उन्होंने कम से कम काम करना है ताकि डिग्री ले सके। हमारे दौर में तो एआई नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, अब तो चैट जीपीटी ने बेड़ा ही गर्क कर दिया। सही बात, ये कॉपी पेस्ट असाइनमेंट्स और कॉपी पेस्ट हर चीज जो है वो ये एथिक बन गया है कि हमने शॉर्टकट लेना, हर चीज में शॉर्टकट लेना है, कभी दिल जमा के उसमें काम नहीं करना, क्योंकि हमने समझा ये कि तालीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, नौकरी लेना। तालीम का ऑब्जेक्टिव ये कब से था कि नौकरी लेनी हो, ले। बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी नहीं है मेरी तरह, में से बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। पीएचडी का मकसद ये तो नहीं था, मैंने इसलिए तो नहीं पीएचडी हासिल की थी कि मैं पैसे कमाऊंगा ज्यादा। अगर मैंने पैसे कमाने होते मैं बिजनेस कर लेता, बिजनेस में ज्यादा कमाते हैं। बिजनेस के लिए अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया, अगर आपने बीए पास कर लिया, आप अच्छा वाला बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस के लिए कोई बहुत हाई लेवल डिग्री नहीं आपको चाहिए। काफी ऐसे हमारे ताजिर हैं जो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और वो नहीं, उनके पास डिग्रीज नहीं है, उनके पास बिजनेस डिग्रीज भी नहीं है, फिर भी जबरदस्त बिजनेसमैन है वो। सो मेरे सारे मामू ऐसे हैं, सच्ची बात है, मेरे मामू जो जितने हैं वो उनके पास कोई बिजनेस डिग्रीज नहीं है, बैचलर्स जो आम होता है वो उनके पास है, और वो जबरदस्त बिजनेसमैन है। मेरी वालदा बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमन है, और वो उनके पास डिग्री है एनसीए की, आर्ट की डिग्री है, शी इज अ गुड बिजनेसवुमन, शी इज डूइंग वेल। सो तालीम हासिल करने का जो असल मकसद है वो ये नहीं है पैसे कमाना। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये बच्चों के और स्टूडेंट्स के, तालिब इल्मों के जहन से निकालना है। तालिब इल्म क्या है? इल्म का तलबगार, यस, पैसे का तलबगार नहीं है। तो ये बात जब तालिब इल्मों को भी समझ आएगी कि आप स्कूल बैठे हुए इल्म हासिल करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं बैठे हुए, पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो मिलेगी आपको, वो होना चाहिए, नो डाउट, वो भी जरूरी है, मगर मकसद एजुकेशन का जो है ना, वो एजुकेशन है, नौकरी नहीं। बहुत दिल कुड़ता भी है जब हम तो अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, हम अच्छी तालीम हासिल की है, लेकिन सड़कों पर बच्चों को देख के एक होता है कि यार अगर हम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं, ये भी तो उसी स्टेट में रहते हैं, ये भी तो इसी मुल्क में रहते हैं। तो इस पे बताएं कि ये क्यों है इस तरह का जो तबकाती हमारा क्लास डिफरेंस है पाकिस्तान के अंदर? ये तबकाती निज़ाम है जी, ये निज़ाम अब से तो नहीं बना हुआ, बहुत अरसे से बना हुआ है, और इसमें जितने वसाइल होते हैं वो एक एलीट के पास होते हैं, और ज़ाहिरी बात है जिस एलीट के पास वसाइल होते हैं वही इक़्तिदार में होती है, वही उन वसाइल को, जिसमें कल्चरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज शामिल हैं, वो उनका इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, ना कि अवाम को फ़ायदा। और सोशलिज्म इसी चीज़ के खिलाफ बगावत का नाम है कि जो मुल्क और कौम और समाज के वसाइल हैं उनसे फ़ायदा जो है अवामुन नास को होना चाहिए, ये असल में सोशलिज्म। अब जब लोग ये कहते हैं कि जी इस्लाम और सोशलिज्म एक दूसरे के
नाउज़ुबिल्लाह मुखालिफ हैं, तो वो यही कह रहे होते हैं कि भाई जो वसाइल है वो आवाम के लिए इस्तेमाल ना हो क्या, वो ये कह रहे हैं, उनसे पूछने की जरूरत है। हम तो यही कह रहे हैं, सोशलिज्म का यही मतलब है कि जो वसाइल है वो आवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। नौकरी नहीं है सर। अब तो सोशल मीडिया पे ये बात फैल चुकी है, पहले ये बुक बैन भी थी, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज़ की जो किताब है, हमें उसमें बताया गया है कि जी सारी तालीम स्कूल्स में पढ़ाई गई है, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई गई है, सारी तारीख झूठी है, उल्टी फुल्टी की हुई है। तो इसकी क्या वजह है, ये हुआ कब और क्यों किया गया ऐसा? ये मेरे देखा देखी हुआ था 1980s में, जब ज़िया दौर के अंदर नई किताबें हमें मुतारिफ कराई गई। पाक स्टडीज़ की किताब थी, हाँ, उस हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री की जगह हमें पाक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ पढ़ाई गई, जो एक समझ लें कि मतंजन सा था। हाँ, और वो ज़िया पीरियड के अंदर बहरहाल जो ये पाक स्टडीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई, मुझे अच्छी तरह याद है वो टेक्स्ट बुक हमने रट ली थी पूरी बैठ के, क्योंकि उसको हम उस जमाने में रटा मार के बस जो याद होता था वो लिखाते थे। मगर उसमें इतनी गलतियां थी कि जिसकी हद हिसाब को नहीं। इवन मैं आपको ये बताऊं कि आम जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें इतनी पकड़ी जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो जल्दी में उजलत में वो लिखी, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी कि जो ज़िया पीरियड के अंदर जो स्टेट नैरेटिव बना था उसको सपोर्ट करना था, उस खसूसी तौर पे उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी के वाक़यात हालात क्यों थे, क्या थे, कोई मुखालिफ नुक्ता नज़र क्या था, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। वन साइडेड एंड वेरी वेरी लॉपसाइडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो वो एक मखसूस स्टेट नैरेटिव ज़िया दौर के अंदर जो पैदा किया गया था उसको जस्टिफाई करने के लिए ज़िया का मार्शल भी एक पाकिस्तान के लिए तोहफा ही था। आज तक हम उस मार्शल से निकल क्यों नहीं पाए? हाँ, उसके असरात स्ट्रक्चरल हुए ना, उसके असरात इस सेंस में हुए कि मुख्तलिफ इदारों पर पाकिस्तान के तालीमी जो पूरा एक निसाब था, पाकिस्तान के जो मीडिया का पूरा लैंडस्केप था, इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप था, इवन कानूनी लैंडस्केप था। मिसाल के तौर पे जो 8वीं तरमीम उस वक्त मुतारफ़ कराई गई, उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मुख्तलिफ जो आइनी तरमीम मुतारफ़ करवाई गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर में जो कुव्वतें राइज हो गई, वो फिर अब आज तक ही राइज। वो उनकी जो हेजेमनी थी, क्लेशनिकोव का उसमें सिर्फ क्लेशनिकोव का मामला नहीं था, उसमें मामला का और भी काफ़ी चीज़ें थी, मगर ऑब्वियसली जिहाद उसका एक हिस्सा था। अफगानिस्तान में जिहाद उसका एक बड़ा अहम हिस्सा था। और सिर्फ अफगानिस्तान में ही, फिर मुझे याद है बचपन में कहते थे बोस्निया में भी जिहाद करना है, कश्मीर में भी जिहाद करना है, इधर भी जिहाद करना है, उधर भी जिहाद करना है, सेंट्रल एशिया में भी एक पूरा जिहाद पे किया, ताजिकिस्तान, उज़्बेक, मैंने नहीं किया और लोगों ने किया। तो वो एक पूरी आइडियोलॉजी बना ली हमने उसके। उसका अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो उसमें जिन लोगों को तैयार किया गया वो तो बहुत इंतहा पसंद लोग थे। वो उसी जिहादी प्रोजेक्ट में जो लोग तैयार हुए वही आज हमारे पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं। तो ये सब सारे के सारे जो इंतहा पसंद आज हैं, जिनके खिलाफ रियासत लड़ी, वो किसी एक ज़माने में वो रियासत ने खुद बनाया। सर आखिर में ये बताइएगा कि जालिब साहब के अलावा और जालिब की नज़मों के अलावा आप शायरी में क्या पसंद करते हैं? अभी मैंने रिसेंटली एक अहमद फराज साहब की बहुत ही मशहूर नज़म मुहासरा उसको कंपोज किया है, और उसकी अब कल से रिकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोड्यूसर है इरफान कियानी, जो कि हदीका कियानी के भाई हैं, और हदीका कियानी की म्यूज़िक वही प्रोड्यूस करते हैं। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। और वो मशहूर नज़म जो उन्होंने 1980 की दहाई में सुनाई और बहुत बड़े पैमाने पे, गनीम ने मुझको कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, वाह वाह, फसीले शहर के हर बुर्ज मीनारे पर कमा बदस्त हैं सतादा के अस्करी। सर अहमद फराज साहब को ट्रिब्यूट है कि क्या खूबसूरत नज़्म है। बड़ी मुश्किल भी है वो, बाय द वे, उसको कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम था। ये लफ्ज कैसे आपने इसको धुन में मीटर में फिट कैसे किया, धुन में लाना है, उसका वो जो है ना बहर पूरा करना है, बड़ा मुश्किल काम। तो बहरहाल मैंने वो उसको हाथ डाला है, जैसे हम कहते हैं। उम्मीद है कि रिजल्ट लोगों को, आवाम को पसंद आए। इंशाल्लाह सर, वी विल डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट।
सर मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, आपने आपसे दावत दी। बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you. और इंशाल्लाह ताला मैं एक और पॉडकास्ट आपके साथ करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं सर, जरूर। क्योंकि मेरी तशनगी है। और इंशाल्लाह मैं ताला हाजिर सर हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नासिर आप देख रहे थे नियो प्लस का पॉडकास्ट।